गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज आम और ख़ास व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आया हूँ। चाहे आप क्रिमिनल लॉयर हैं या सिविल लॉयर हैं, लेकिन आपके पास ग्रामीण व्यक्ति ज़रूर आएगा और वो ग्रामीण भाषा में आपसे कहेगा कि वकील साहब मुझे 3 बिस्वा ज़मीन की रजिस्ट्री कराना है। अब वो बिस्वा में जानता है, लट्ठे में जानता है और कदमों में जानता है वो ज़मीन की नाप को। तो उसने आपसे 3 बिस्वा कहा। अब वो आपसे कहेगा कि इसका मुझे आप बताएं वकील साहब कि इसमें कितने वर्ग फीट होते हैं और कितने वर्ग मीटर होते हैं। तब आप क्या जवाब देंगे सर? एक आम व्यक्ति के मन में भी सवाल उठता है। तो इन सभी सवालों के जवाब का मैं कुल 6 पॉइंट में जवाब लेके आया हूँ। बड़ा ही संक्षिप्त टॉपिक है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूँकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं सर, यही ध्यान रखने योग्य हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हेक्टेयर को हम बदल के जो वर्ग मीटर में लिखते हैं वो गलत लिख दें या एक आम शहरी व्यक्ति हो चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो, उसने आपको बताया वर्ग फीट में। अब वर्ग फीट में उसमें गलत निकाल के लिख दिया गया वर्ग मीटर में। यदि वो संपदा 2.0 या MPIGR की साइट पे जो वर्क काम करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास भी गया और उनके पास जाने के बाद भी उसके मन में ये विश्वास रहता है कि मैं मेरे वकील साहब से ड्राफ्ट चेक करवाऊंगा और मेरे वकील साहब से ही ड्राफ्ट भी करवाऊंगा। ये यदि ऐसी दशा में वो उस ड्राफ्ट को लेके जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा की गई आपके समक्ष लाके उसने रख दी, एक उदाहरण के तौर पे 3 बिस्वा 5 बिस्वा भी हो सकती है या वर्ग फीट वर्ग मीटर भी हो सकता है, तो आप उसको चेक कैसे करेंगे सर? ये आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आज का वीडियो मेरा इतना आसान और सरल भाषा में है कि आप अपनी टेबल पे बैठ के कोर्ट में मोबाइल से निकाल के ही उसे जानकारी दे सकते हैं कि ये ड्राफ्टिंग सही लिखी है या इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें वर्ग फीट वर्ग मीटर बिस्वा हेक्टेयर ये इकाइयाँ सही लिखी हैं गलत लिखी हैं। कुल 6 इकाइयाँ मैंने ढूंढी हैं इसमें आपके लिए। चूँकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत भी स्टाम्प ड्यूटी अदा की जाएगी। जब आपने उसमें लंबाई चौड़ाई ही अगर गलत लिख दी तो उससे उसका बाजारू मूल्य ही गलत निकल जाएगा और जब बाजारू मूल्य गलत आपने निकाल लिया तो उस पर ड्यूटी भी गलत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर रजिस्ट्रार महोदय भी उस रजिस्ट्री को रोक देंगे। क्यों? क्योंकि वो सही कैलकुलेशन करना जानते हैं। इसमें आज के वीडियो में सर हम चर्चा करेंगे वर्ग मीटर से वर्ग फुट को कैसे बदला जाए। अक्सर हमारे सामने ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि ग्रामीण व्यक्ति खसरा ला के रख देता हमारे सामने। ये खसरा B1 आप समझ लें, आप जो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे खसरा है, इसमें 0.310 हेक्टेयर लिखा हुआ है। मुझसे ही फ़ोन पे पूछा था कि वकील साहब 0.31 है, मतलब 20 की जीरो वो उसने हटा दी अपनी मर्जी से फ़ोन पे। फिर उसके बाद उसने उसकी सामान्य ग्रामीण भाषा में कहा कि वकील साहब 3 बिस्वा ज़मीन है, 3 बिस्वा। अब इसका हिसाब आप हमें जोड़ के बताएं कि ये कितने वर्ग फीट होगी वकील साहब, ये कितने वर्ग मीटर होगी। अब यदि ये कैलकुलेशन के जो 6 फार्मूले हैं मैंने जो महत्वपूर्ण जिनका दैनिक जीवन में उपयोग होता है उन्हीं 6 टॉपिकों को ही इसमें कवर किया। यदि आप उसको समझ लेंगे तो आप खुद ही आसानी से बता देंगे। मतलब एक गांव का व्यक्ति भी खेत की मेड़ पे बैठ के उसके मोबाइल से जो उसमें कैलकुलेटर रहता है उससे गुणा भाग करके वो स्वयं भी निकाल पाएगा, इतना सक्षम हो जाएगा। इतनी आसान और सरल भाषा में मैंने आपके लिए ये फार्मूले तैयार किए हैं और इन्हीं फार्मूलों की एक ई बुक मैंने तैयार की है। उस ई बुक को मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा, उसी में से आपको जानकारी भी दूंगा। और उस वीडियो की जो है कि ई बुक की जो लिंक है वो मैं कॉपी पेस्ट करके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप सीधे उस साइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ ई बुक अपलोड है। 99 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इससे वहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे मैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि सर आप जो जानकारी देते हैं उसका मैं PDF या नोट्स या ई बुक उपलब्ध कराएं, तो ये सुविधा भी मैंने उन लोगों के लिए सर चालू कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक खसरा है, खसरे में एंट्रियाज रहती हैं। 3 बिस्वा की जो जगह रहती है जनरली ग्रामीण क्षेत्र में वो प्लाट में उसकी रजिस्ट्रियाँ होती हैं। शहरी क्षेत्र में 5 बिस्वा तक की जो कृषि भूमि रहती है वो प्लाट में भूखंड में उनकी रजिस्ट्रियाँ होती हैं। इससे ऊपर कृषि भूमि की दर से रजिस्ट्रियाँ होती हैं। MPIGR जो है कि अब पोर्टल ओल्ड हो चुका है और संपदा 2.0 नया लॉन्च कर दिया गया है।
और अमूमन रजिस्ट्रियाँ अभी वर्तमान में दोनों पे हो रही हैं, MPIGR पर भी हो रही हैं और संपदा 2.0 पर भी हो रही हैं। लेकिन ये गुणा भाग का कैलकुलेशन जो उसकी जो ड्राफ्टिंग होगी उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चतुसीमा भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि आपने चतुसीमा में यदि सिर्फ रास्ता लिख दिया तो रजिस्ट्रार साहब फिर आपसे 20% ऊपर जो ड्यूटी होती है जिला मार्ग और मार्ग की, वो ड्यूटी आपसे कहेंगे, वरना आपकी रजिस्ट्री रोक देंगे। तो इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि रजिस्ट्री के अंदर यदि आपका प्लाट कॉलोनी के कच्चे रास्ते पर है या कॉलोनी के अंदर के रास्ते पर है या कच्चे रास्ते पर है, तो आप स्पेशली तौर पे यही लिखें। ख़ास तौर से जब वकील साहब इसको चेक करें तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं और इससे एक आम व्यक्ति को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से तो वर्ग मीटर की इकाइयाँ जो होती हैं और वर्ग फीट की, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें जो है कि सर, आज का जो हमारा वीडियो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जो धारा 17 है वो रजिस्ट्रेशन से संबंधित ही है। प्रॉपर्टी की ज़मीन, मकान, प्लाट यदि कुछ भी खरीदा बिक्री की जाती है तो उसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। आप सिर्फ स्टाम्प पे यदि एग्रीमेंट करके रख लेते हैं और उसकी नोटरी करवा लेते हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स से आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। जिन चीज़ों के डिक्लेरेशन का राइट्स न्यायालय को दिया गया है, सिविल न्यायालय को, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 में जो आपके लीगल राइट्स हैं जिनकी घोषणा कराने का आपको अधिकार है, उसी में ये अधिकार भी दिए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मालिक का ना हक डिस्प्यूट होता है तो सही मालिक कौन है इसकी जांच करके न्यायालय के द्वारा उसको मालिक घोषित किया जा सकता है। तो ये घोषणा करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। दूसरी बात है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यदि स्टाम्प ड्यूटी और शुल्क, पंजीयन शुल्क और जो उसका रसीद है और समस्त टैक्स हैं वो अदा कर दिए जाते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। यदि उस पर कोई डिस्प्यूट होता है रजिस्ट्री कराने के बाद भी, तो फिर वो मालिक असल कौन है इसको जो है कि सिविल न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार महोदय साहब जो हैं, सब रजिस्ट्रार महोदय जो हैं, उनके द्वारा उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्ट्री कर दी जाती है और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो स्वत्व की जाँच करें, क्योंकि स्वत्व को डिसाइड करने का अधिकार सिविल न्यायालय को दिया गया। लेकिन प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में यदि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो उसमें काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अब हम बिना देर करे सर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं सीधे आपको पहले उन चीज़ों को बता देता हूँ जो 6 मैंने इकाइयाँ आपके लिए तैयार करके रखी हैं, जिनका एक आम व्यक्ति के मन में भी सवाल उठता है और एक एडवोकेट महोदय के समक्ष भी अगर वो चीज़ रख दी जाती है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम क्या जवाब दें, और तुरंत वो उन इकाइयों को कलेक्ट नहीं कर पाते, हर आदमी नहीं कर पाता है। लेकिन ये मेरा वीडियो देखने के बाद एक आम व्यक्ति और ख़ास व्यक्ति दोनों इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो स्वयं चुटकियों में उन इकाइयों के जरिए, उन गणित, उन फार्मूलों के जरिए उस वर्ग फीट, वर्ग मीटर, हेक्टर, बिस्वा, बीघा को आसानी से निकाल लेंगे और मुकम्मल तौर पे, परफेक्ट तौर पे निकाल लेंगे। तो आइए सर हम बिना देर करें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल पर सर मैं विभिन्न लॉ टॉपिकों पर और लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ और वीडियो अपलोड करता हूँ और मोटिवेशनल वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ। मोटिवेशनल, जिससे व्यक्ति मोटिवेट हो अपने जीवन में, निराशा से उभर के आशा की ओर बढ़े आगे, ऐसी भी जानकारियाँ मैं अपलोड करता हूँ और ई बुक भी अपलोड करता हूँ। आज का हमारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ई बुक, आम व ख़ास के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए उपयोगी जानकारी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें शुरू में सर मैंने डिस्क्लेमर लिख दी है, चूँकि मेरा मकसद आप सभी लोगों को एक जानकारी प्रदान करना है, इसलिए डिस्क्लेमर भी मैं लिख देता हूँ। कुछ भी चीज़ को यदि आप उपयोग करें तो पहले उसको भली भांति जांच परख लें। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के संबंध में और स्टाम्प एक्ट अधिनियम 1899 के अनुसार जो जानकारियाँ दी गई हैं वो लिखी हैं। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाट में, आपका प्लाट जो है कि आम रास्ते पर है या मुख्य मार्ग पर है या उसमें नींव भरी हुई है या मकान बना हुआ है, मकान भी बना हुआ है तो उस पर टीन शेड है कि आरबीसी है कि आरसीसी है, क्या बना हुआ है, ये सभी स्टाम्प ड्यूटी में प्रथम तल है, 2 मंजिला मकान है कि 1 मंजिला, ये सभी चीज़ें प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो निकलता है, जिसको संपत्ति का मूल्य कहते हैं, उसी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी अदा की जाती है। 12.5% नगरीय क्षेत्र में और 10.5% महिलाओं के लिए और 12.5% पुरुषों के लिए नियत की गई है।
और जो है कि ये शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में इसमें 3% आप कम कर दें। 12.5% में 3 गया आपका, तो 9.5% पुरुष के लिए हो गई। महिलाओं के लिए जो 10.7% है उसमें आप 3 कम कर दें आप, तो 7.5% ये ग्रामीण क्षेत्र में हो गई। इसमें पंजीयन शुल्क भी शामिल हो गई है और स्टाम्प ड्यूटी भी शामिल हो गई, मतलब पूरा सभी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। ऊपरी खर्च जो भी होता है वो अलग होगा, इसमें शामिल नहीं है वो। तो ये सर आप देख रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं। हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने का फार्मूला नंबर 1 है सर। हम 6 फार्मूलों पे आज चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर है। नंबर 1 है हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने का फार्मूला। हेक्टेयर गुणित 10,000, जो भी हेक्टेयर है उसमें आपको 10,000 का गुणा करना है तो वर्ग मीटर निकल आएगा। उदाहरण के तौर पे ये वही उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 0.310 हेक्टेयर। जो एक ग्रामीण व्यक्ति ने मुझसे फ़ोन लगा के कहा था, ये तो चूँकि मैंने ही निकाली है सर, ये आप देख रहे हैं खसरे की कापी ऑनलाइन, मैंने खुद ने निकाली है। उन्होंने तो खाली 3 बिस्वा का ऑर्डर चला दिया था फ़ोन पे कि वकील साहब 3 बिस्वा ज़मीन है और इस 3 बिस्वा ज़मीन का हमें हिसाब किताब जोड़ के बताएं आप, कितने वर्ग फीट होगी, कितने वर्ग मीटर होगी। मैं भी सोच में पड़ गया था, लेकिन मैंने सर उसका रास्ता निकाल लिया और 6 ऐसे फार्मूले तैयार किए हैं जिनका उपयोग आम तौर पे होता ही होता है। मतलब 100% इन 6 फार्मूलों में लगभग हर क्वेश्चन शामिल हो जाएगा। इन फार्मूलों से आप सक्षम हो जाएंगे कि हर तरीके के टॉपिक का गुणा भाग करके निकाल सकें। क्योंकि हम चाहे, मैंने जैसे सर आपको पहले भी बताया कि चाहे हम क्रिमिनल लॉयर हों या हम सिविल लॉयर हों या हम ला के किसी भी क्षेत्र की प्रैक्टिस करते हों, एक आम व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये जानता है कि आप वकील साहब हैं, बस आप वकील साहब हैं तो आपके सामने सवाल रख देगा कि साहब वकील साहब ये हमारा सवाल को आप हल कर दें, आप हमारी ये समस्या है। तो इसी स्थिति में हम अपने क्लाइंट को सही जानकारी दे पाएँ और एक आम व्यक्ति भी सक्षम हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो थोड़ा भी सूझबूझ रखता है तो इस फार्मूलों को देख के वो खुद भी कैलकुलेट कर सकता है। तो आइए सर, नंबर 1 फार्मूला हमारा हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने का। हेक्टेयर गुणित 10,000 इज इक्वल टू वर्ग मीटर आ जाएगा। इसमें उदाहरण हमने लिया है 0.0310 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें सर? तो इसमें सर हमें 10,000 का गुणा करना होगा। जैसे हम 10,000 का गुणा करेंगे तो 310 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। यदि हमसे आके कोई पूछता है कि आप ये रख दिया उसने खसरा, उसने तो 3 बिस्वा कह दिया मुझसे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 0.0310 हेक्टेयर, इसमें लिखा हुआ है। अब इसको वर्ग मीटर में हम कैसे बदलेंगे? तो ऐसे बदलेंगे, 10,000 का आपको गुणा करना है तो सीधा सा निकल के 310 वर्ग मीटर आ गया। तो अंतिम उत्तर हो गया सर हमारा 310 वर्ग मीटर। 0.310 हेक्टेयर में 310 वर्ग मीटर होंगे। ये कैसे निकाला हमने? 10,000 का सीधा सा गुणा कर दिया सर उसमें हमने। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। एक व्यक्ति यदि हमारे सामने रख भी देता है खसरा बीमन नक्शा ऋण पुस्तिका लाके कि लो वकील साहब ये इसमें मेरे को बताओ कितने वर्ग फीट वर्ग मीटर हुए, तो अभी तो वर्ग मीटर बताया है मैंने, अब इससे वर्ग फीट कैसे निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। नंबर दूसरा फार्मूला है हमारा वर्ग मीटर से वर्ग फुट में बदलने का फार्मूला। तो इसमें 10.764 एक ऐसा आंकड़ा है जो है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इसी का हमें इसमें गुणा करना होगा। किस में गुणा करना होगा? कि जो आपने वर्ग मीटर निकाला था अभी 0.310 में 310 वर्ग मीटर होते हैं, उस 310 में आपको 10.76 का गुणा करना है। जैसे ही आप 10.76 का गुणा करेंगे तो आपके सामने वर्ग फीट निकल के आ जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका है सर, आप सिस्टमेटिक, आपको मेमोरी में भी याद रखने में आसानी होगी। शुरू में 10,000 का गुणा करा, वर्ग मीटर निकला, वर्ग मीटर निकला, उसमें 10.76 का गुणा कर दिया तो वर्ग फीट आ गया। क्या आया सर इसमें? गुणा करा हमने 310 गुणित 10.764 तो 3,337.84 ये वर्ग फुट आया। मतलब 3,338 के लगभग वर्ग फुट इसमें आया है। तो ये दो चीज़ हमारी क्लियर हो गई सर। हेक्टेयर से वर्ग मीटर में निकाला, फिर वर्ग मीटर से हमने वर्ग फुट में निकाला। अब हम तीसरा फार्मूला देखते हैं सर हमारा, हेक्टेयर को बिस्वा में बदलना। आम ग्रामीण जो लोग हैं वो बिस्वा और बीघा दो भाषाओं का अमूमन इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो कोर्ट में जज साहब के समक्ष अगर बयान भी देने आएंगे तो वो बिस्वा और बीघा में ही बताएंगे, वो हेक्टेयर को नहीं जानते वो।
वो उनके पूरे गांव की जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें बिस्वा ही चलता है कि 3 बिस्वा ज़मीन है, 5 बिस्वा ज़मीन है। चूँकि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है मध्य प्रदेश में। हर स्टेट में अलग अलग इकाई हैं, और चूँकि ऑल इंडिया में हेक्टेयर तो एक ही है सर। ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, खसरा B1 में जो इकाई लिखी होगी वो एक ही होगी, चाहे आप मद्रास में चले जाएं, तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, कहीं भी आप चले जाएं पूरे ऑल इंडिया में, तो उसमें 0.0320 जैसे एक आंकड़ा है, ये इकाई इसी में चलेगी। लेकिन ये बिस्वा, बीघा, लट्ठा, ये सब क्षेत्र वाइज अलग चलती है। अब हमारा दूसरा है सर, मध्य प्रदेश में 1 बीघा में 0.209 हेक्टेयर होते हैं, और 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अब हम हेक्टेयर को बिस्वा में सर बदलने की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा फार्मूला नंबर 3 है सर, हमारा फार्मूला नंबर 3। बिस्वा में आपको इजिकल टू हेक्टेयर गुणित 20 करना है, और उसमें 0.209 का भाग लगा देना। ये 0.209 1 बीघा का हेक्टेयर में इकाई है, मतलब 1 बीघा इजिकल टू 0.209 हेक्टेयर होता है। तो आपको बिस्वा में निकालने के लिए हेक्टेयर गुणित 20 और उसमें 0.209 का भाग लगाना, तो इससे आप हेक्टेयर से बिस्वा में सीधे निकाल लेंगे। इसका उदाहरण हम वही ले लेते हैं सर, जो एक ग्रामीण व्यक्ति ने मुझे फ़ोन पे आदेश दिया था, वही मैंने आंकड़ा रखा। इसमें 0.310 हेक्टेयर को बिस्वा में बदलना। इसमें 0.310 गुणित 20 भागे 0.209 हमने किया, तो 2.96 आया, 2.96। ये बिस्वा है सर, इज इक्वल टू 3 बिस्वा, मतलब लगभग ये 3 बिस्वा उसकी भूमि हो गई। आंकड़े में लिखी हुई है 0.0310, लेकिन इसको जो भाषा में बोला जाता है 3 बिस्वा। उसने आपको 3 बिस्वा कहा। अब आपको कई बार वो ये भी पूछता है, उसको पता नहीं होता है तो, कि ये कितने बिस्वा ज़मीन है वकील साहब हमारी, बताओ। कई बार उसे डाउट रहता है कि उसकी ज़मीन कितने बिस्वा है, तो वो वकील साहब से भी पूछ लेता है, या आपस में गांव के ही जो समझदार लोग हैं उनसे भी पूछ लेता है। तो ये आम और ख़ास के लिए फार्मूला है सर मेरा, स्पेशली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो अब आप उसको कैसे जवाब देंगे? उसने आपके सामने रख दिया खसरा ये लाके, जो मैंने आपको बताया था। आप गांव के समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपके सामने रख दिया, या आप एडवोकेट महोदय आपके सामने रख दिया, या किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने रख दिया, और आपसे उसने सवाल कर लिया। उसको पता है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न में है कि कितने बिस्वा ज़मीन है, वो बिस्वा ही समझता है। तो उसका निकालने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है सर, कि इसमें आपको जो भी हेक्टेयर है उसमें 20 बिस्वा है तो 20 का गुणा करना है, उसमें 0.209 मतलब ये मध्य प्रदेश में 0.209 का 1 बीघा होता है। आप ऑल इंडिया में आप जिस भी स्टेट में हैं, आपके वहाँ जो भी 1 बीघा का जो भी हेक्टेयर हो, आप उसमें उसका भाग लगा दें, और वो 1 बीघा में आपका जो बिस्वा बनता है आप उसका गुणा कर दें, तो आप वहाँ इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं ऑल इंडिया में कहीं भी हैं आप। तो इसमें सर जब गुणा करा तो 3 बिस्वा आया, तो 0.0310 हेक्टेयर में लगभग 3 बिस्वा होते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन में, इसी में सर दूसरा 1 बीघा का मैंने उदाहरण दिया है 0.209 हेक्टेयर को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, लेकिन इस फार्मूले से उसे हम कैसे निकालेंगे ये भी मैंने इसलिए प्रैक्टिकली इसमें लिखा है। 1 बीघा 20 बिस्वा, तो फार्मूले में सर इसमें हमें जो है कि उसी तरीके से 0.209 गुणित 20 करके उसमें 0.209 का भाग लगाना। तो जो आप भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे, तो 20 बिस्वा इसमें लिखा हुआ आएगा सर। ये मध्य प्रदेश में, अगर आप ऑल इंडिया में जिस भी स्टेट में, तो आपके स्टेट में जो भी 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं आप उसमें उसका गुणा करें, और 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं उसका आप उसमें भाग लगा दें, तो उससे आपका ये फार्मूले से आपका निकल जाएगा। ये ऑल इंडिया में ही सर आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, किसी प्रांत में तक सीमित नहीं है, फार्मूला है ये। इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप चेंज करके इसको लागू कर सकते हैं। नंबर चौथा फार्मूला है सर हमारा वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलने का, कि वर्ग मीटर को हेक्टेयर में कैसे बदला जाएगा। कई बार ऐसी भी स्थिति बन जाती है सर कि वर्ग मीटर हमारे सामने ला कर रख दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको हेक्टेयर में बदलो। अब हम नहीं बदलते हैं तो हमारी नाकाबिलियत साबित होती है, हमें भी गिल्टी फील होती है कि यार हम नहीं बदल पाए। हम कहते हैं उससे कि यार हम कल परसों आपको जवाब देंगे, या आप तुरंत भी दे सकते हैं इन फार्मूलों के तहत आप कैलकुलेट करके। अब एक उदाहरण दिया है इसमें मैंने 62.732 वर्ग मीटर, इसको हेक्टेयर में किस प्रकार से बदला जाएगा। तो इसमें वर्ग मीटर में 10,000 का भाग लगाना है सर आपको। जो हेक्टेयर है उसमें भागित 10,000। उदाहरण के तौर पे 62.732 में हमने 10,000 का भाग लगाया,
तो 0.0062732 ये हेक्टेयर आ गया सर आपका। बड़ा ही आसान तरीका। वो जो वर्ग मीटर है उसमें आपने 10,000 का भाग लगाया तो आपका हेक्टेयर निकल आया वर्ग मीटर से। ये आपका चौथा नंबर का फार्मूला हमारा हो गया। अब 5वें नंबर का हमारा फार्मूला है सर वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलने का फार्मूला। वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलने का फार्मूला ये 5वें नंबर का है हमारा। चूंकि जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें इकाइयाँ वर्ग मीटर में ही लिखी जाती हैं। स्क्वायर मीटर जिसको हम कहते हैं, वर्ग फीट में उसमें नहीं लिखाया जाता। जो MPIGR की जो साइट थी जो पुराने वाली, उसमें भी वर्ग मीटर में ही आंकड़े लिखे जाते हैं और संपदा 2.0 में भी वर्ग मीटर में ही लिखे जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम 675 वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलने के बारे में उदाहरण से आज समझेंगे। इसमें जो मैंने आपको बताया था सर 10.764 का जो एक अंक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमें वर्ग फुट में जो है कि 10.76 का भाग लगाना होगा। जैसे ही आप 10.76 का भाग लगाएंगे तो वर्ग मीटर निकल के आपके सामने आ जाएगा। 675 वर्ग फीट है, इसमें आप 10.76 764 लिखा हुआ उसमें सामान्यतः 10.76 का भाग लगाया जाता है। जैसे आप भाग लगाएंगे तो जो राशि निकल के आएगी, इकाई आएगी, वो वर्ग मीटर की ही होगी। क्या होगी सर इसमें 675 भागी 10.76 तो 62.71675, मतलब 675 वर्ग फीट में 62.71 वर्ग मीटर होते हैं। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 5 हो गया। अब हम फार्मूला नंबर 6 देखते हैं सर। हम हेक्टेयर को सीधे वर्ग फुट में बदलना, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई बार आपके सामने खसरा बीमन आ जाता है और जो छोटे रकबे रहते हैं 10 बिस्वा 5 बिस्वा के, तो उसमें अक्सर वर्ग फीट में आदमी हिसाब अपने दिमाग में कैलकुलेट करता है, एक तस्वीर पैदा करता है, क्योंकि वो हेक्टेयर से तो पैदा नहीं कर पाता लेकिन वर्ग फीट से वो पैदा कर लेता है। क्योंकि हर आदमी वर्ग फीट से दिमाग में समझता है कि 10 बाय 10 वर्ग फीट मतलब 10 बाय 10 मतलब उसको ये दिमाग में रहता है कि 10 फीट तो लंबा है 10 फीट चौड़ा, हर आम व्यक्ति समझता। तो इसलिए वो अक्सर ये सवाल होता है। मेरे समक्ष भी एक मेरे पक्षकार का मामला था, खेती की ज़मीन का था। वो कुछ 10 बिस्वा के समथिंग थी वो, और वो उसकी ज़मीन में से कुछ कम हो रही थी। अब वो हिसाब किताब लगाने में लगा था कि आखिर उसको कैसे निकालेंगे। वो तो हेक्टेयर में लिखा हुआ था लेकिन वो आदमी अपने दिमाग में तस्वुर कैसे करेगा, तस्वुर मतलब एक तस्वीर कैसे पैदा करेगा समझ की। वो वर्ग फीट में करता है हर व्यक्ति, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, चाहे हम भी हों। हम भी जो है कि 10 बाय 10 मतलब 100, 20 बाय 20 मतलब 400 वर्ग फीट, इस प्रकार से हम एक अपने दिमाग में कैलकुलेट करके उसकी तस्वीर बना लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है सर इसको समझना कि सीधे हेक्टेयर से आप वर्ग फुट में कैसे बदलेंगे। तो इसको भी उदाहरण से हम उसी से समझ लेते हैं। 0.0310 हेक्टेयर को वर्ग फुट में बदलने का फार्मूला। इसमें सर एक आंकड़ा मैंने तैयार किया है 1,76,039 107,639। इसका गुणा आपको हेक्टेयर में कर देना है सर। जैसे आप गुणा करेंगे तो सीधे वर्ग फीट निकल आएगा। वर्ग फीट में जब आप गुणा किया 0.0310 गुणित 107,639, जैसे आपने गुणा किया तो ये निकल के आया सर 3336.80। ये वर्ग फीट है। ये सीधे हेक्टेयर से वर्ग फुट में निकालने का आंकड़ा, ये इकाई है सर 107,639। आप चाहे तो नोट कर ले। सीधा जैसे ही आप हेक्टेयर में गुणा करेंगे तो आपके सामने सीधा सा ही वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका एक मैंने वीडियो के प्रारंभ में सर आपको बताया है कि हेक्टेयर में जैसे ही आपने 10,000 का गुणा किया तो वर्ग मीटर आ गया। जो उदाहरण मैंने दिया था आपको 0.0310, उसमें 10,000 का गुणा किया तो 310 वर्ग मीटर आया था। जब इसमें 10.76 का हम गुणा करेंगे तो वो वर्ग फीट में निकल आएगा। दूसरा तरीका है डायरेक्ट निकालने का है हेक्टेयर से सीधे वर्ग फीट में। तो इसमें आपको ये एक अनुमानित संख्या है 107,639। जैसे आप इसका गुणा करेंगे तो इसमें वही इकाई आएगी, 1-2 पॉइंट का फर्क होता है वो, बाकी लगभग इकाई एक ही आती है। तो इस प्रकार से सर ये मैंने जो आपको जानकारी दी है, ये ई बुक के अंदर से ही मैंने आपको जानकारी दी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये ई बुक ही है। ये ई बुक आम व खास के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए उपयोगी जानकारी।
ये अक्सर प्रश्न पैदा होते हैं सर। और मेरे सामने भी जो मेरे वकालत के कार्य क्षेत्र में जो मामलात दिन में आते रहते हैं, अक्सर मैं उन्हीं पे वीडियो बना देता हूँ। मेरे एक वकील साहब ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन करके नाबालिग की प्रॉपर्टी के बारे में, तो तकरीबन 8 वीडियो मैंने नाबालिग की प्रॉपर्टी को लेकर अपलोड कर दिए हैं जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा काउंटर क्लेम, नोटरी, वसीयत और बीएनएस की धारा 1 क्या है, इस पे भी मैंने वीडियो तैयार कर लिया है जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा। क्या टैक्स एडवोकेट, नोटरी एडवोकेट बन सकते हैं, एक व्यूअर्स ने ये भी सवाल पूछा था, उस पर भी मैंने वीडियो बना लिया है जो कि मैं शीघ्र अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और उसी के अलावा काफ़ी क्यूरी आती रहती हैं, कुछ मेरे मित्र साथी जो एडवोकेट साथी हैं वो भी इस बारे में सवाल पूछते रहते हैं। जैसे कि मेरे एक मित्र अधिवक्ता हैं अकील खान एडवोकेट साहब नरसिंहगढ़ के, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आवेदन पेश करने के बारे में। उन्होंने अपील पेश की थी। अपील में जो अपीलार्थी है वो ग्रामीण व्यक्ति था। अपील प्रस्तुत करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इस बात की जानकारी वकील साहब को भी नहीं हो पाई। सामान्य रूप से प्रतिवादी अधिवक्ता ने डायस पे जज साहब के समक्ष इस जानकारी को प्रकट किया, तब उसको पता लगा। उसने जानकारी ली, मृत्यु प्रमाण पत्र मंगाया। तकरीबन 1.5-2 माह विलम्ब हो गया था। उन्होंने जो वारिसान को रिकॉर्ड पे लेने का आवेदन पेश किया। जज साहब ने जो भी कारण पाए हों उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने 115 जो प्रोडिक्शन उच्च न्यायालय में की, वहाँ से आदेश एक गाइडलाइन दी गई हाईकोर्ट के द्वारा कि आदेश 22 नियम 9 और लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत आप आवेदन पेश करें। उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया ड्राफ्टिंग के संबंध में भी, हालांकि वो भी काबिल और विद्वान वकील हैं, वो भी सक्षम थे बनाने में, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे विशेष तौर से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसमें एक अच्छी ड्राफ्ट बना के दें। तो मैंने उनको आदेश 22 नियम 9 और धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के आवेदन की ड्राफ्ट भी बना के दी। और इसी टॉपिक पे मैंने एक ई बुक भी तैयार कर ली है जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। और इसी प्रकार से एक मुबारत होती है, आपसी सहमति से तलाक, मुबारत जिसको हम कहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट। इसका भी अभी मैंने 2 लोगों की इस पे मैंने ड्राफ्ट भी तैयार की है और उस पर ई बुक भी तैयार कर ली है, क्योंकि अक्सर ये मामले भी हमारे सामने आते रहते हैं। आपसी सहमति से जब कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो उसकी ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, उस पर भी मैंने ई बुक तैयार कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी अपलोड करूँगा। चूँकि वो ड्राफ्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है और चूँकि मुस्लिम लॉ में ये आवश्यक भी नहीं है कि वो अदालत में जाकर तलाक की घोषणा कराए। खुला और मुबारत उर्फ मुबर्रा, म्यूचुअल कंसेंट जिसको कहते हैं हम, उसके तहत भी व्यक्ति आपसी सहमति से तलाक ले सकता है। पूरी मेहर दे दी जाती है, दहेज दे दिया जाता है लड़की को, और लिखा पढ़ी उसकी होती है, गवाहान उसमें होते हैं, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाएगा, इन सभी के ऊपर एक बेहतरीन ड्राफ्ट मैंने तैयार की है। और अति शीघ्र मैं चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड करूँगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF खेलें आप, नोट्स खेलें आप, या ई बुक खेलें, वो भी अपलोड कर दूँगा। यदि आप किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहाँ से ले भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं सर जो हमारे आम जीवन में सभी अधिवक्ता साथियों के समक्ष आते हैं। और आम व्यक्ति के लिए भी ये जो मैंने वीडियो बनाया है, जो 6 फार्मूले मैंने दिए हैं, ये एक आम व्यक्ति के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इससे हमारे नॉलेज में ही वृद्धि होती है। सीखना ही हमारे जीवन में उन्नति की ओर ले जाने का पहला ही कदम है सर। हम जब तक जीवित हैं हमें सीखते ही रहना, क्योंकि ज्ञान इतना अपरंपार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो ज्ञानी हो गया है। ज्ञान एक ऐसा है समंदर जिसमें हमें आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीज़ें हमें लगातार सीखते रहना ज़रूरी है। तो ये जो सर मैंने आपको जानकारी दी, इनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं शीघ्र अपलोड करूँगा। और जैसा कि कुछ नोटरी से रिलेटेड भी क्यूरी थी कि हमारे कई अधिवक्ता साथियों का अभी तक नोटरी से रिलेटेड प्रमाण पत्र नहीं आया है, कई स्टेटों में ओपन भी नहीं हुआ, तो उसमें सर जो वो शपथ पत्र मांग रहे हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC मजिस्ट्रेट महोदय फर्स्ट क्लास का मांग रहे हैं वो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसकी एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार की है, और JMFC का लगने वाला शपथ पत्र क्या होगा, यही शीर्षक से वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। और उस
एफिडेविट की ड्राफ्ट भी मैंने सर तैयार करके अपलोड की है। वो ड्राफ्ट मैंने स्पेशली तैयार की है। उसमें मैंने जो एडवोकेट है उसकी घोषणा अलग की है उसमें, कि उनके नाम में कोई स्पेलिंग मिसमैच है, 10th में 12th में अंक सूची में, वो अलग घोषणा है। पैरा 2 में उनके पिता के नाम की घोषणा कि उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे ही संदर्भित हैं, मेरे ही हैं और ये मेरे पिता के हैं। चाहे कि उस एक एफिडेविट में आपकी सारी क्योरी आ जाए तो नोटरी सेल वालों को किसी भी प्रकार से दोबारा आपको नोटिस देने की आवश्यकता महसूस ना हो। वो ड्राफ्ट मैंने एक ई बुक और पीडीएफ बना के वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दिए। यदि किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से साइट पर पहुँच जाएंगे, आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा उसकी रखी गई है, मात्र 99 रुपीज़। मतलब मेरी ई बुक की लगभग सभी की कीमत 99 ही है सर, एक मात्र सेवा है ये। और मेरा मकसद ये है कि आप लोगों तक कानूनी जानकारी पहुँचे और आप उससे लाभ उठाएं और लाभ उठा के आपकी समस्याओं का समाधान करें। आदेश 22 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में जो खासतौर से प्रावधान बताए गए हैं कि यदि इस प्रकार से वारिसान की मृत्यु हो गई और उसको आवेदन या उसकी अपील या उसका वाद पत्र खारिज कर दिया गया, तो आदेश 22 नियम 9 के तहत ये निवेदन किया जा सकता है उचित आधार बता के कि सर ये हमारा जो खारिज किया गया है, ये खारिज बात को दोबारा इसको सुनवाई में लिया जाए। लिमिटेशन धारा 5 का आवेदन हमें लगाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसमें हमें वो जो हमारा समय अवधि कहाँ बीती या किस कारण से हम उसमें लेट हुए, वो कारण हमें उसमें लिखना होता है। धारा 5 काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है लिमिटेशन एक्ट 1973 की, 1963 की। और इसी प्रकार से आदेश 22 नियम 9 भी, आदेश 22 ही महत्वपूर्ण है सर। इसमें जो आदेश 22 नियम 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जो है कि वारिसान से रिलेटेड हैं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लाना। आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट 1963 का, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके स्पेशली बनाऊंगा, लेकिन मैंने शार्ट में परिचय आपको दे दिया है क्योंकि हमारा आज का वीडियो का जो मुख्य टॉपिक था आम और ख़ास व्यक्ति के लिए कि वो कैलकुलेट कैसे करेगा फार्मूले। ये जो 6 फार्मूले मैंने बताए सर, ये मैंने बड़े सोच समझ के तैयार किए हैं। लगभग इन 6 फार्मूलों के आसपास ही हम सब लोगों के समक्ष जो क्योरी आती है वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।